नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत पर बहुत ताकत लगा रही, बहुत जोर दे रही। उसकी कोशिश है कि दक्षिण भारत में उसकी सीटों की संख्या और वोट परसेंटेज दोनों बढ़ें। इसके लिए जहां भी अलायंस करने की ज़रूरत है अलायंस कर रही है। जहां भी वहां पर स्थानीय लोगों को यानी स्थानीय समाज के लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, जोड़ा जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में कल ही एक पूर्व सांसद डीएमके का और 15 अलग अलग पार्टियों के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन आज मैं बात तमिलनाडु की नहीं कर रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जहाँ बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 1% से कम था। ऐसे राज्य में आमतौर पर होता ही यह है कि 1% से कम जहाँ वोट शेयर है वहाँ पार्टियाँ छोड़ देती हैं उस राज्य को, यहाँ कुछ होना नहीं है। तो ये बंजर ज़मीन है हमारे लिए राजनीतिक रूप से, यहाँ कुछ उगने वाला नहीं है। तो हम अपना संसाधन अपनी ताकत दूसरी जगहों पर लगाएं, वहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी आज चूँकि केवल आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ दक्षिण में, तो आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रहूँगा। आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है उसके सामने। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, स्थिति आज भी वही है। आंध्र प्रदेश में जो सत्तारूढ़ दल है YSRCP, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी, और जो मुख्य विपक्षी दल है तेलुगु देशम पार्टी जिसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, दोनों भाजपा से तालमेल करना चाहती हैं, गठबंधन करना चाहती हैं। चंद्रबाबू नायडू बुधवार को आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उसके बाद गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आए और प्रधानमंत्री से मिले। लगभग 2 घंटे बात हुई। दोनों गठबंधन चाहते हैं, इस बात के बावजूद कि दोनों को इस बात का डर होना चाहिए, और होता है आमतौर पर पार्टियों में, ऐसे गठबंधन में, खासतौर से भाजपा से गठबंधन में, कि गठबंधन अगर भाजपा से करेंगे तो मुस्लिम वोट चला जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियां इस डर से ऊपर उठ गई हैं। ये राजनीति का बहुत बड़ा बदलाव है, इसको हल्के में मत लीजिए। उत्तर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पहले तो ये किया कि जो मुस्लिम वोट का वीटो था उसको ख़त्म कर दिया कि बिना मुस्लिम वोट के आप सत्ता में आ ही नहीं सकते, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। इस धारणा को ध्वस्त कर दिया। अब जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां समझती हैं, जिनको मुस्लिम वोट मिलते हैं, उनके मन से ये डर निकाल दिया कि भाजपा के साथ आएंगे तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। वरना टीडीपी और YRCP दोनों एक साथ जो है कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो जाए, ये संभव नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन की उम्मीद ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दोनों का जो जनाधार है वो ऑर्गेनिक है, एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, एक दूसरे को वोट दे चुके हैं। इसलिए दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मेरे भी ध्यान में, मतलब पता तो था फैक्ट, लेकिन उस तरह से ध्यान में नहीं आया था। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों के ध्यान में ना आया हो। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहले चंद्रबाबू नायडू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए बहुत संक्षेप में। वो 1978 में 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी से। उनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई और इमरजेंसी के ज़माने में वो संजय गांधी के बड़े प्रशंसक और समर्थक थे। उसके बाद 1982 में NT रामाराव, नंदमूरी तारक रामाराव, जो तेलुगु फिल्मों के बहुत सुपरस्टार थे, बड़े सुपरस्टार थे, बहुत लोकप्रिय अभिनेता थे, उन्होंने तेलुगु प्राइड के नाम पर, आपको याद होगा एक किस्सा, जब T अंजैया को इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तब टाइम्स ऑफ इंडिया में RK लक्ष्मण का एक कार्टून छपा था। उस कार्टून में दिखाया गया था कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी हैं और वो MLAs लाइन से खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसका मुआयना किया जाता है, उस तरह से मुआयना कर रही हैं, और एक जगह अचानक रुकती हैं और कहती हैं, हे यू विल बी द नेक्स्ट CM, और वो T अंजैया थे। इस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव होता था कांग्रेस के राज में। इसी बात को
एनटी रामाराव ने तेलुगु प्राइड का, तेलुगु सम्मान का मुद्दा बनाया और 1982 में 1982 में पार्टी बनाई, तेलुगु देशम पार्टी, और उस 1983 में विधानसभा चुनाव लड़े और सरकार बन गई। तो इतनी जल्दी जो है किसी पार्टी के बनने के बाद सरकार बन गई हो, ये अपने आप में बिरला उदाहरण है। 1983 में जब सरकार बन गई तेलुगु देशम पार्टी की, तब भी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस में ही रहे और वो टीडीपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब कांग्रेस में थे और मंत्री बने, वो 1980 में मंत्री बन गए थे, 1981 में सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर बने, तो सिनेमेटोग्राफी मिनिस्ट्री थी उनके पास, इस नाते उनकी मुलाकात, उनके संपर्क में वो आए एनटी रामाराव के। और उसके बाद 1981 में उनकी दूसरी बेटी से, भुवनेश्वरी नाम है उनका, उनसे उनकी शादी हो गई। दोनों मिले और उसके बाद जो है तय हुआ और शादी हो गई दोनों की, तो एनटी रामाराव के दामाद बन गए। लेकिन 1984 में एनटीआर की सरकार गिराने की कोशिश की गई, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया पूर्ण बहुमत होने के बावजूद। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने, वो तब तक आ गए थे टीडीपी में, उस समय उस पूरी क्राइसिस में बड़ी भूमिका निभाई। एमएलएस को टीडीपी के ट्रेन से, रेल से, बस से, हवाई जहाज़ से लेकर जो है दिल्ली आया गया और वहाँ राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शन किया गया। आखिर में उनकी सरकार बहाल हुई। 1994 में टीडीपी फिर सत्ता में आ गई, लेकिन एनटीआर की तबीयत खराब हो गई, वो दिल के ऑपरेशन के लिए अमेरिका चले गए। उसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने बगावत कर दी और 95 में एनटीआर से बगावत करके वो मुख्यमंत्री बन गए आंध्र प्रदेश के पहली बार। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद लौटे जब एनटीआर, तो उन्होंने कहा कि मेरी हालत शाहजहां जैसी है, जिसके बेटे ने ही उसको कैद कर लिया था। मैं चंद्रबाबू नायडू से बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन दुर्भाग्य से 1996 में एनटीआर का निधन हो गया। चंद्रबाबू नायडू 1999 का चुनाव, 1999 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े और सत्ता में आए। 99 में सत्ता में आए और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 98 में भी थी, 99 में वो एनडीए के साथ जुड़े और उन्होंने सरकार में तो शामिल होने से मना कर दिया, पर लोकसभा स्पीकर अपनी पार्टी का बनाने के लिए तैयार हो गए। आपको याद होगा जीएमसी बाल योगी लोकसभा के स्पीकर बने थे। दुर्भाग्य से वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया। चंद्रबाबू नायडू 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में जो दंगा हुआ, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे, लेकिन 2004 में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और अलग हो गए। अलग अकेले चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। फिर उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा, 2009 का चुनाव वो हारे। 2009 का चुनाव उनको हराने में सबसे बड़ी भूमिका रही चिरंजीवी की। चिरंजीवी जो तेलुगु फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी प्रजा राज्यम पार्टी। उनकी पार्टी चुनाव में उतरी, उसकी वजह से 2009 में उसकी वजह से 3 वे कॉन्टेस्ट हो गया। तो तिकोना संघर्ष होने के कारण चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने बगावत करके, दूसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने 99 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, और तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने 2014 में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। तो 2 बार जो चुनाव लड़कर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। भाजपा के गठबंधन के बिना वो चुनाव नहीं जीत पाए आंध्र प्रदेश में विधानसभा का। ये बात चंद्रबाबू नायडू शायद 2018 में भूल गए। उन्हें लगा कि भाजपा कमज़ोर हो गई है और जगन मोहन रेड्डी से प्रतियोगिता के चक्कर में, जगन मोहन रेड्डी को नीचा दिखाने की कोशिश में, उनसे आगे निकलने की कोशिश में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया और एनडीए से नाता तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लगे। और 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उन्होंने अलायंस कर लिया कांग्रेस पार्टी से। उसमें कांग्रेस और टीडीपी दोनों बुरी तरह से हारे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अलायंस तोड़ दिया और 2019 का लोकसभा चुनाव अलग लड़ा, लेकिन नतीजा वही हुआ। बीजेपी से अलग होने के बाद उनको सत्ता में उनके आने की, आपको याद होगा 2014 का वो दृश्य,
जब चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ आने की उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की, जितनी सेकुलर पार्टियां थीं जो एक समय यूनाइटेड फ्रंट में शामिल थीं, जो कांग्रेस और उसकी सहायक पार्टियां थीं, वो सब सकते में थी, आश्चर्य में थी कि चंद्रबाबू नायडू ऐसे समय में, जबकि ये चर्चा चल रही है कि अगर मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, उसके साथ क्यों चले गए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मालूम था कि अगर भाजपा के साथ जाएंगे, मोदी की जो गुडविल है, जो अपील है, उसके कारण भाजपा को ज़मीन पर बहुत ज़्यादा वोट भले न मिल रहे हों, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के वोट में वो बड़ा इजाफा कर सकते हैं। और वही हुआ। 2014 में स्पष्ट बहुमत मिला चंद्रबाबू नायडू को, उनकी पार्टी को, और उनकी सरकार बनी। अब वो फिर से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आपको मालूम है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो चाहते हैं फिर से गठबंधन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी भी इसके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ इसलिए जाना चाहती है कि उसे लगता है कि दोनों पार्टियां पहले साथ मिलकर काम कर चुके हैं, दोनों के कैडर साथ मिलकर काम कर चुके हैं। हालांकि राज्य इकाई इसके बहुत पक्ष में नहीं है, पहले भी नहीं थी जब अलायंस हुआ था। उस समय जब अलायंस हुआ था तेलुगु देशम पार्टी से 99 में, उससे पहले के चुनाव में 1998 के चुनाव में भाजपा को आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र प्रदेश था, 18% वोट मिले थे, और तेलंगाना वाला जो हिस्सा था उसमें 24% से ज़्यादा वोट मिले थे, 22 या 24% वोट मिले थे। लेकिन उस अलायंस के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार कम हो गया। इसलिए राज्य इकाई का मानना है कि अगर पार्टी का विस्तार करना है, उसका भौगोलिक सामाजिक विस्तार अगर करना है आंध्र प्रदेश में, तो अलायंस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अलायंस में जाने का तात्कालिक फ़ायदा है, एक एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़ेगी और भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ेगी। भाजपा और मजबूत नज़र आएगी और विपक्ष और कमज़ोर नज़र आएगा। तो ये जितने अलायंस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन सब के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक, भाजपा और एनडीए को मजबूत करना, और दूसरा, विपक्षी गठबंधन को कमज़ोर करना। तो टीडीपी से अगर समझौता होता है तो ये दोनों होता है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी से अगर समझौता हो तब तो दो तीन चीज़ें हैं। एक, जगन मोहन रेड्डी का जो वोट है वो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट है। वो कितना साथ मिलेगा, वो पानी और तेल वाला साथ होगा या पानी और दूध वाला साथ होगा, ये पता नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है उनके खिलाफ, उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हालांकि पक्ष में उनके बात ये जाती है कि पिछले 5 साल जब भी ज़रूरत पड़ी है लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, प्रधानमंत्री के कहने पर वोट दिया है। कोई जो भी विधायक रहा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, इन सब मामलों में साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। तो भाजपा के सामने चुनाव करना, विकल्प चुनना जो है वो बड़ा कठिन है। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की नज़र आ रही है कि टीडीपी और भाजपा का गठबंधन होगा, और ये गठबंधन हुआ तो आप मान कर चलिए, जिस तरह से हवा बदली है जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह लगातार बढ़ रही है, और तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक सहानुभूति की लहर चल रही है, जिस तरह से उनको परेशान किया गया, गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उसकी सिंपैथी मिल रही है, क्योंकि उस केस में कुछ निकला नहीं। अगर उस केस में कुछ निकलता और उनके खिलाफ मामला बनता तो ये सिंपैथी न मिलती, लेकिन उनको सिंपैथी मिल रही है, उनकी एज फैक्टर के कारण भी सिंपैथी मिल रही है। तो इसलिए जो है ये इस बात की संभावना ज़्यादा है कि अगर टीडीपी और बीजेपी का समझौता आंध्र प्रदेश में होता है तो एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में बनेगी और लोकसभा की सीटों की संख्या में भारी इजाफा होगा। नुकसान वाईआरसीपी का होगा और उससे ज़्यादा कांग्रेस का। कांग्रेस जो सोच रही है कि आंध्र प्रदेश में उसका रिवाइवल हो सकता है, उसकी संभावनाएं बंद हो जाएंगी, उसके द्वार बंद हो जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है, और ये फैसला मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।